मेरा नाम नबील अहमद वानी है। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट का। मैंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम में टॉप किया है बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडर वर्क्स की पोस्ट पे। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इस पोस्ट के लिए मैंने कैसे तैयारी की, ताकि आप लोग भी इस पोस्ट के लिए तैयारी करें, आप लोग भी इस एग्ज़ाम को दें और मेरी तरह बहुत सारे यूथ आगे आएँ और वो बीएसएफ के एग्ज़ाम में टॉप करके दिखाएँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम का नाम क्या है, किस वेबसाइट से आपको इसकी डिटेल्स मिलती हैं, कब मिलती हैं। ये एग्ज़ाम बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। मैंने जो एग्ज़ाम दिया है इसका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स, जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम होता है बीएसएफ के इंजीनियरिंग सेटअप में। ये हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है, तकरीबन 2 या 3 साल के गैप के बाद ये एग्ज़ाम निकलता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी होती है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको सबसे पहले बीएसएफ की वेबसाइट www.bsf.nic.in पे जाना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन होती है, रिजल्ट सेक्शन होती है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ऑल ओवर द टाइम न्यू रिक्रूटमेंट चल रही होती है। एक कांस्टेबल से लेके असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट एंड ऑल ओवर द पोस्ट उनमें होती है। इसके बाद जब आप उस वेबसाइट पे चेक करेंगे, रिक्रूटमेंट निकली है, फॉर्म भरना है। इस फॉर्म की भी कोई कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें तकरीबन हमारा 200 रुपीज़ में हम सब कुछ भर के पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हम ये सब पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद एक कॉल लेटर्स इशू होते हैं। तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद हमें कॉल लेटर्स इशू हो जाते हैं, जिसमें ऑल ओवर द कंट्री ये सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम कर दिया। ऑल ओवर द कंट्री ये दिल्ली में एग्ज़ाम होता है, छावला कैंप, बीएसएफ छावला कैंप दिल्ली में। वहाँ पर ऑल ओवर द कंट्री सारे बच्चों को बुलाया जाता है। पहले ये एग्ज़ाम्स कमांड्स वाइज होते थे, नॉर्थन वाले जलंधर, डिफरेंट लोकेशंस, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रलाइज कर दिया। जब हम लोगों को कॉल लेटर्स इशू होते हैं, हमें एक डेट दी जाती है, टाइमिंग दी जाती है और हमें उन लोकेशंस पे बुला लिया जाता है दिल्ली के बीएसएफ छावला कैंप में। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे पास हमें 2 तरह के पेपर आते हैं। जिस तरह एक आईएएस एग्ज़ाम्स में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। इन एग्ज़ाम्स में प्रीलिम और मेन इकट्ठा हो जाता है। सबसे पहले हमें जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हमारी चेकिंग होगी, कॉल लेटर्स हमारे चेक होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ चेक होगी, हमें सीटिंग अलॉट होगी। सीटिंग अलॉट होने के बाद हमें पेपर आ जाएगा। 2 आवर्स दिए जाएंगे, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हमारी जीके, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं ये कहूँगा ये पोर्शन 100 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। हमें ओएमआर शीट देंगे, हमें उन्हें सर्कल करना। इन एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जर्नल इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। आप लोग ग्रामर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस है या स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम है, इसका और उनका सेम कंसर्न है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम और इस एग्ज़ाम में। सो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईज़िली आप इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। आप कहीं किसी भी स्टोर से कोई भी ऑथर की बुक, चाहे अरिहंत की है या किसी और की, आप अवेलेबल लेके कर सकते हैं। इसमें आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिसके लिए जैसे मैं था तो मैं क्या करता था कि अपने इस पोर्शन को मैं ज़्यादातर अपना इवनिंग से पहले मैं ये कवर कर लेता था। हर दिन कोई ना कोई मॉक टेस्ट कर लिया। आजकल इंटरनेट आपको, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन हैव मॉक टेस्ट। अगर आपको जैसे मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है, मैं कोचिंग का कोई स्कोप भी नहीं था, टाइम भी नहीं था। तो अगर आपको कोचिंग का नहीं सोर्स है तो गो फॉर इंटरनेट, यू विल हैव एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। मॉक टेस्ट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ब्लड रिलेशंस कैसे करने हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो एवरीथिंग, एवरी डिटेल इज़ गिवन ऑन इंटरनेट। इसके बाद ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं 2 आवर्स में। इसके बाद हमें 2 घंटे की तकरीबन ब्रेक दी जाएगी और हम लोग बाहर जाएंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे। फिर हमारा जिस तरह मेंस होता है एक एग्ज़ाम, रिटन थोरेटिकल, वो होगा। जैसे कि ये एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स, अभी तक जो पोर्शन आया वो एक जर्नल ग्रेजुएट का आया पोर्शन। अब शुरू हो जाता है टेक्निकलिटी का। जैसे सिविल बीएसएफ लेती है सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग का भरा तो उन्होंने एक जो हम एडवर्टाइजमेंट हमें देते हैं उसमें एक सिलेबस दिया होता है। सिलेबस कोई टफ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी हैव रेड इन अवर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है डेट वी विल बाय सम बुक्स फॉर इंजीनियरिंग, गेट की बुक्स लेंगे, नथिंग।
जो हमारी बुक्स इंजीनियरिंग की है वही पढ़ें, थ्योरेटिकल पढ़ें, उनके न्यूमेरिकल्स पढ़ें, गो फॉर एवरीथिंग गिवन इन सिलेबस। वो सिलेबस भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब कि मैं ये कहूँगा कि विद इन 6 मंथ्स यू कैन प्रिपेयर फॉर इट ईजीली। उस सिलेबस के हर पोर्शन को टच करें, हर पोर्शन को समझें, इस चीज़ पे फोकस करें कि वर्ड्स आप अपने लिखें, बट आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो कोई हमसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, किसी का डिज़ाइन पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, वी शुड नो अबाउट इट। जब हमारा ये एग्ज़ाम शुरू होगा, इसमें 10 क्वेश्चंस हमें आएंगे। देयर विल बी ए शीट, और उस शीट में फिक्स नंबर ऑफ पेजेस होंगे। हाँ, 10 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन लिखा होगा, दो तीन पेज की स्पेस दी होगी, उसी में आपने क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट होगा, ऐसे ही होगा। हमें वो भी कंप्लीट करना है। ये 10 क्वेश्चंस में आप जितने अटैम्प्ट करेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ये सब टेक्निकल होगा, इसमें कोई भी अपार्ट फ्रॉम, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का आएगा, इलेक्ट्रिकल का ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग विल कम फ्रॉम ए ग्रेजुएट लेवल और एनीथिंग एल्स। इसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम देंगे, इसमें टाइमिंग्स का बड़ा ध्यान रखना होता है। हमें 2 आवर्स होते हैं, हमें 2 आवर्स में 10 क्वेश्चंस करने हैं। टफ़ है, स्पीड भी होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, हमारा जो चीज़ वो मांग रहे हैं हमें वही देनी है। मैं जब इस चीज़ की तैयारी करता था तो मुझे ये था कि मेरे पास बुक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग की, उन बुक्स को लिया, उन बुक्स से हर दिन टॉपिक्स निकाले कि आज मुझे 5 टॉपिक कवर करने हैं, अगले दिन मुझे 6 टॉपिक कवर करने हैं। उन टॉपिक्स को अपनी बुक से पढ़िए। जब कभी डाउट्स लगे आपको कि नहीं हो रहा है या कुछ है, इंटरनेट की हेल्प लीजिए। मैं ये अभी भी यही कहूँगा कि मेरे पास ना तो टाइम था, ना इकोनॉमिक सोर्सेज थे कि मैं कोचिंग ले पाता। तो इसलिए मेरा पर्पज़ यही होता था कि वट एवर बुक्स आई हैव, मैं इसी से जाऊँगा और उसी से मैंने पढ़ा। इस एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन जब हम देते हैं काफ़ी कम टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मैं जैसे कि मैं अपना बताऊंगा, मैंने 10 में से 10 क्वेश्चंस किए और मुझे काफ़ी ब्रीफ नॉलेज था क्वेश्चंस का। टाइमिंग्स का ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। एक अपने घर में भी कोशिश करें कि आपने 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लेंथी भी होने चाहिए, अप टू द मार्क भी होने चाहिए। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तभी आप इस सेशन को कंप्लीट कर जाएंगे। विद नीड डायग्राम्स भी हो सकती हैं किसी क्वेश्चंस में हो। ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होते ही आपको भेज दिया जाएगा, यू कैन गो बैक टू योर प्लेसेस। उसके बाद तकरीबन क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, कभी ये जल्दी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, कभी लेट, बट तकरीबन 1.5-2 महीने बाद इसका रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाता है। रिटर्न का रिज़ल्ट सेम वेबसाइट पे पब्लिश होता है इन द रिज़ल्ट सेक्शन, बीएसएफ की सेक्शन में रिज़ल्ट सेक्शन। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया। एक चीज़ पे और फोकस डालना चाहूँगा कि ये पोस्ट काफ़ी कम निकलती हैं, और जिस तरह ये पोस्ट होती हैं, ये ग्राउंड ड्यूटी जो होती है, जॉब जो जैसे CAPF का एग्ज़ाम होता है हर 6 महीने में निकलता है, वैसा नहीं है। बहुत कम पोस्ट होती हैं, काफ़ी क्लियरली दिया होता है इतनी पोस्ट है। इनमें ये होता है कि आपको हर एग्ज़ाम में, फॉर जनरल कैटेगरी, हर एग्ज़ाम में यू हैव टू स्कोर मिनिमम 50%, और फॉर एवरी कैटेगरी स्टूडेंट यू हैव टू स्कोर 40% और मोर देन 40%। सो आप जो पहला पोर्शन आपने दिया है ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें भी आपको 50% चाहिए जनरल कैटेगरी को और मोर, एंड इन सेकंड पोर्शन तब भी आपको अबव चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट क्वालिफाई। अगर आप एक में 90 ले रहे हैं, दूसरे में आप 40 ले रहे हैं जनरल कैटेगरी, यू विल नॉट क्वालिफाई। आपको दोनों में पास तो करना ही हो। जो बच्चे इनको पास करेंगे उनको उनके रोल नंबर्स वेबसाइट पे आ जाएंगे विद नेम, और वो नाम आ जाएंगे। उसके बाद वो एक डेट देंगे जब हमारे 2 टेस्ट होंगे। एक होगा डॉक्यूमेंटेशन, जिनको डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये 2 टेस्ट होंगे हमारे। डॉक्यूमेंटेशन में जिस तरह हमें एक डेट दी जाएगी, उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के तकरीबन 1-1.5 महीने बाद ही हमें डेट दी जाएगी कि इस डेट को आप आ जाएं। उस डेट को हम सारे बच्चे जिनका क्लियर हुआ है, हम सारे BSF के जिस लोकेशन पे हमें बुलाया होगा, हम वहाँ जाएंगे, अपनी फाइल्स लेके, अपने फोल्डर्स लेके, एवरीथिंग वी हैव गिवन इन द, अपने जो हमने फॉर्म भरा है उसमें दिया, वो लेके जाएंगे टू वेरीफाई कि हम सही भी हैं या नहीं। जब हम वहाँ जाएंगे, हमें सीरियल वाइज ऑर्डर में रखा होगा उन्होंने, ये रोल नंबर
हमें वहाँ के ऑफिसर्स एक सेक्शन में बुलाएंगे, दे विल चेक अवर एवरी डॉक्यूमेंट विल बी चेक्ड और हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए पार किया जाएगा। उसके बाद उसी दिन पर, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फॉर द नेक्स्ट डे क्या होगा कि हमारी फिज़िकल एफिशिएंसी नापी जाएगी, हमारी चेस्ट को नापा जाएगा, हमारी हाइट को नापा जाएगा, हमारी लेग्स देखी जाएंगी, जॉइंट तो नहीं हो रहे, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, यू हैव टू बी फिट। ये चीज़ भी मैं फोकस करूँगा। इस चीज़ पे सिर्फ ध्यान ना दें कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग यू विल क्वालिफाई इट, देयर इज़ इट इज़ ए फिजिकल जॉब ऑल्सो, मेंटल प्लस फिजिकल, गो फॉर फिजिकल ऑल्सो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें जब हमारा वेट भी देखा जाएगा, चेस्ट भी, हमारी आर्म्स भी चेक करी जाएंगी, हमारी लेग्स भी कि कहीं कोलाइड तो नहीं हो रही है, मतलब एक नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे कि इफ़ ही इज़ एलिजिबल और नॉट। जब ये एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा देन देयर विल बी फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट होते हैं दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर, दे डोंट कैरी एनी मार्क्स, हमें जस्ट उनको क्वालिफाई करना है